रामकली नाम की एक गरीब औरत थी जो अपने दिमागी तौर पर बीमार बेटे रामू को ठीक करने और उसकी देखभाल करने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। वो रोज भगवान के सामने दीपक जलाती और मैंने अपने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा, इसीलिए मेरे बेटे को इस जन्म में ये सजा मिली है। आप मेरे धैर्य की परीक्षा क्यों ले रहे हो भगवान? मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो। मैं आपके नाम का उपवास रखती हूँ। दया करके मेरे पापों को क्षमा करो और मेरे बेटे को बचाओ। आपके पास अहिल्या के श्राप को दूर करने और उसे पत्थर से मानव बनाने की शक्ति थी, फिर आप मेरे बेटे को भी ठीक क्यों नहीं कर सकते? रामकली भगवान के सामने रो रही थी। तभी उसका बेटा इधर उधर चलता हुआ उसके पास आ गया। उसने तुरंत अपने बेटे को पकड़ा और उसे खाट पर बिठा दिया। जिस पल तुम्हारे पिता को पता चला कि तुम्हें मानसिक रोग है, हमें छोड़कर ही चले गए, लेकिन मैं तुम्हें उनकी तरह नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें 9 महीनों तक अपने पेट में रखा है, तुम्हें अपना खून दिया है और सांस भी। अब केवल मौत ही हम दोनों को अलग कर सकती है। राजू कुछ बेसब्र सा इधर उधर देखता रहता है। क्या तुमको कुछ चाहिए बेटा? रामू कुछ नहीं बता पाया और इधर उधर देखता रहा। बाबू कुछ खाओगे? वो तुरंत उसे एक प्लेट में खाना लाकर देती है और रामू उसे थोड़ा थोड़ा करके खाता है। कुछ देर बाद वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। रामकली तुरंत उसे एक व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ले जाती है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था और रामू को अपनी व्हील चेयर पर घूमने में मजा आ रहा था। वो मौसम का आनंद लेते हुए अपना हाथ ऊपर नीचे करने लगा। इस बीच पास में रहने वाली एक औरत पंकजा वहां आ जाती है। रामकली, तुम कब से परेशानी में हो? मैंने सोचा था कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, लेकिन तुमने एक शराबी से शादी कर ली। वो आदमी तुम्हें पीटता था और बाद में तुम्हें उससे ये मानसिक रोगी पुत्र हुआ। रामकली को इस पर गुस्सा तो आता है और वो उसकी बातों का जवाब देने की सोचती भी है, लेकिन चुप रह जाती है, क्योंकि पंकजा ही उसे जरूरत पड़ने पर पैसे उधार देती थी। उधर पंकजा अपनी बात जारी रखती है और आगे बोलती है, रामकली, तुम खुद को देखो, अभी भी जवान हो। यदि तुम चाहो तो कई मर्द तुमसे शादी करने और तुम्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बीमार बेटे के लिए अपना जीवन बर्बाद करने की बजाय तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती? रामकली नाराज हो जाती है। पंकजा, वो पंकजा का नाम चिल्लाती है। इस तरह क्यों चिल्ला रही हो, मानो मैंने कुछ गलत बोल दिया हो? जब तक तुम जियोगी तब तक इस बच्चे के कारण हर पल भुगतना पड़ेगा। इसे किसी अनाथालय में छोड़ दो, वो उसकी देखभाल करेंगे। तुम शादी कर लो और अपने पति के साथ खुश रहो। अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी, बहुत पीटूंगी। फिर वो रामू को लेकर घर के अंदर चली जाती है। उस रात उसे पंकजा की कही कड़वी बातें याद आती रहती हैं। इसी तरह सोचते सोचते उसकी नींद लग जाती है और नींद में ही मृत्यु भी हो जाती है। आधी रात रामू उठता है और पानी के लिए रोता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। फिर अचानक वो गिर जाता है और वो भी मर जाता है। रायसेन गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी था, सुधाकर। वो एक मछुआरा था जो मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था और अपनी मां मायावती की देखभाल करता था। अम्मा, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा, जरा रुको। बहुत देर हो चुकी है माँ, और मछुआरे आकर नदी से सारी मछलियां पकड़ लेंगे। बेशक वो मछलियां पकड़ लेंगे, क्योंकि उन सभी के पास मछली पकड़ने के जाल हैं और तुम मछली पकड़ने के लिए केवल मछली की छड़ का उपयोग करते हो। मैं और क्या कर सकता हूँ माँ? अगर मैं अभी जाकर मछली पकड़ने वाली छड़ी नहीं रखता हूँ तो हमें वो 2-3 मछलियां भी नहीं मिलेंगी जो मिल जाती हैं। मछली पकड़ने का ये काम तो रोज की बात है। आज मुझे तुमसे कुछ अच्छी बात करनी है। तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता आया है, चलो उस लड़की को देखने चलते हैं। हमारा दोनों का जीवन अब तक एक प्रश्न चिन्ह बना है और तुम हमारे साथ एक और इंसान को जोड़ना चाहती हो।
क्या ये शादी करने का सही समय है? तुमको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हर चीज के लिए भगवान द्वारा पहले से ही निर्धारित समय है। अगर उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम इसे रोक नहीं सकते। सुधाकर अपनी माँ के साथ बहस में नहीं पड़ता और मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो नदी के किनारे पर खड़ा होता है और मछली पकड़ने वाली छड़ी को नदी में डाल देता है। 1 घंटा बीतने के बाद जाकर एक मछली फंसती है और फिर वो उसे अपनी टोकरी में रखता है। फिर वो मछली पकड़ने वाली छड़ी को वापस पानी में डाल देता है और फिर बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहता है। आकाश में सूरज चढ़ गया था और गर्मी बढ़ रही थी। अंत में लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद वो एक और मछली पकड़ता है। उसने उसे अपनी टोकरी में रखा और बेचने गया। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि इस समय मछली कौन खरीदेगा। वो धीरे धीरे नदी से उस गांव में आ जाता है। दोनों मछलियों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और गांव के बाजार के बीच में खड़ा होकर बेचने के लिए पुकारता है। सीनिया उधर से गुजरता है। इस समय मछली बेचने पर कौन खरीदेगा तुमसे? उन सभी ने खाना बनाकर खा भी लिया होगा और काम पर निकल गए होंगे। क्या करूं बताओ, क्योंकि मेरे पास जाल नहीं है और खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो मैं और क्या कर सकता हूं? तुम मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो। उधार के पैसों से बड़े बड़े सपने देखने की बजाय मैं भूखा रहना बेहतर समझता हूँ। मैं तुम्हारी सोच को सलाम करता हूँ। तुम एक स्वाभिमानी व्यक्ति हो। देखो, हर रोज मुझे बहुत सारी मछलियों की जरूरत होगी। मैं तुमसे इन्हें थोक में लेकिन अच्छी कीमत पर खरीदूंगा। तुम इतनी सारी मछलियों का करोगे क्या? मैं उनके साथ अपने बिस्तर पर सोऊंगा या फिर उन्हें बांस की डंडियों में बेच दूंगा। मेरी अपनी जरूरतें हैं भाई। तुम बस इतना बताओ कि तुम मुझे मछलियां दोगे या नहीं। सीनिया फिर 2 मछलियों की कीमत के लिए मोलभाव करके उन्हें ले गया। सुधाकर घर गया और अपनी माँ को पैसे दिए। वो सोचता रहता है कि कैसे और मछलियां पकड़ी जाएं, लेकिन उसे कोई हल नहीं सूझता। फिर उसे सीनिया की बांस की छड़ी वाली बात याद आती है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो नदी के तट पर जाता है और कुछ बांस की छड़ें काटता है और फिर उन्हें छोटी छोटी छड़ियों में काट लेता है। फिर वो नदी के पास उस जगह पर जाता है जहां बहुत पानी था। वो एक छोटे से गड्ढे को खोदता है और इन बांस की छड़ियों को जोड़ने वाले पाइप के रूप में उपयोग करके नदी के पानी से जोड़ता है, कुछ इस तरह कि नदी का पानी गड्ढे में आ सके। और फिर चला गया। अगले दिन भोर से पहले ही सुधाकर नदी के पास जाकर गड्ढे के पास पहुंचा तो उसे ढेर सारी मछलियां उसमें फंसी दिखी। फिर वो उन सभी मछलियों को सीनिया को अच्छी कीमत पर बेचने के लिए ले गया। इस तरह से सीनिया से अच्छी खासी कमाई होने लगी। वो अपनी मेहनत की कमाई से धीरे धीरे अपने लिए एक घर खरीद लेता है और बाद में शादी भी कर लेता है। वो अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करता है और खुशी से रहता है।